हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू करने वाले हैं, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। तो आज की जो अपनी क्लास है वो 6 फरवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट की क्लास है। और आज का आपका जो डे है वो क्लास नंबर 8वां है, टोटल 42 में से। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। और अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज अपनी 8वीं क्लास है और टोटल 42 क्लास चलेगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे सभी एग्जाम का पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू एग्जाम में बहुत बड़ा रोल करते हैं। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा। ओके, तो इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार और बता दूं, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन आए थे मैथ के। और आज अपनी 8वीं क्लास है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। ओके, तो देखिए हम इसको बहुत आसानी से करेंगे। ए बी की तुलना में 3/4 समय में कार्य करता है। तो देखिए, आप यहाँ पे 1 सेकंड, ट्रैक्टर आ गया था। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, ए और बी। आप ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। यहाँ तक तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ए बी की तुलना में 3/4 समय में, 3/4 मतलब अगर बी 4 समय लेता है तो ए 3 समय लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बी की तुलना में 3/4, 3 ऊपर रहता है 4 नीचे रहता है, जिसके साथ बोला जाता है 4 उसी की वैल्यू होती है। बी की तुलना में 3/4 यानी बी 4 समय लेता है तो ए 3 समय लेता है। उम्मीद है यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं है। आगे देखिए, समय में आधा कार्य करता है, मतलब आधा कार्य करता है तो हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ आप इसको 3 मान लीजिए। ओके, ये 3 काम करता है तो बी 6 काम करता है। हो गया ना। समय में आधा कार्य करता है। आप सोचेंगे भाई ये कैसे सोचना है कि हम क्या माने, वो भी मैं बताऊंगा। चौथाई समय में आधा कार्य करता है। देखिए 6, बी 6 काम कर रहा है तो ए उसका आधा काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, यदि दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। अब देखिए, ए 3 दिन में 3 ईंट उठाता है। ओके, लेकिन बी 4 दिन में 6 ईंट उठाता है। हमें दोनों की बराबर क्षमता जाननी है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई जब भी 4 दिन में 6 ईंट उठाता है तो ए को भी 4 दिन ही काम कराओ, तभी तो पता चलेगा कौन शक्तिशाली है। तो आप कहेंगे ए 3 दिन में 3 ईंट उठाता है तो ए 4 दिन में 4 ईंट उठाएगा और बी 4 दिन में 6 ईंट उठा ही रहे। अब देखिए दोनों का 4-4 दिन का डाटा हो गया कि नहीं हो गया। ए 3 दिन में 3 ईंट उठा रहा था, अब ए 4 दिन में 4 ईंट उठाएगा, बी 4 दिन में 6 ईंट उठा रहा है। हो गया। तो देखिए ये क्षमता आ गई। ये डेली कितनी ईंट उठा रहा है, आप कहेंगे 4 ईंट। ये डेली कितनी ईंट उठा रहा है, 6 ईंट। तो क्षमता आ गई। तो ये ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 6। तो 6 और 4 10, टोटल काम कितना है। तो आप देखेंगे कि दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में पूरा करें। जब ए एक दिन में 4 ईंट उठाता है, बी एक दिन में 6 ईंट उठाता है, दोनों मिलकर 10 ईंट उठाते हैं और टोटल 66 दिनों में कार्य पूरा करें। यानी 66 गुणे 10, यानी टोटल इतने ईंटें उठाई गई हैं। ओके, अब आपसे पूछेगा कि बी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, मतलब बी इन सभी ईंटों को कितने दिन में अकेले उठा देगा। आप कहेंगे भाई बी एक दिन में 6 ईंट उठाता है तो आप 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन लंबा हो सकता है, लॉन्ग नहीं है, समझाने में टाइम लग सकता है। 66 को 6 से कटाएंगे, 11 बार में कट जाएगा और 11 दहा में 110। ओके, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए टाइम लग सकता है समझाने में, लेकिन आपको पता है कि अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो समय तो लगेगा ही। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि 4 पाई r² है। ओके ओके, चलिए तो फॉर्मूला हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का 4 हो जाएगा। ओके, 4। आप देखेंगे पाई में आंसर नहीं है, मतलब पाइप को सोल्व करना है। किसी किसी में दे दिया रहता है पाई की वैल्यू, मतलब पाई दे दिया रहता है, इसलिए हम उसको सोल्व करते हैं। 4 × 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। r², देखिए 21 सेमी ये व्यास है, हमें त्रिज्या चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन बनता है। या तो आप 21/2 स्क्वायर लिखिए। ओके, कैसे हम लिखें, या फिर 10.5 का स्क्वायर आप लिखिए। बात लगभग वही पड़ेगी। 1 सेकंड। हाँ देखिए,
मैं इजी मेथड देख रहा था कौन सा इजी। तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 का 4 पाई का 22 बटा 7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे व्यास 21 है तो आर इसकी आधी हो जाएगी, यानी आप कहेंगे 21 का आधा, आप कहेंगे 10.1 सेकेंड, आप कहेंगे 10.5। ओके, 10.5 आर स्क्वायर है तो और एक बार आएगा 10.5। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसको हम थोड़ा काटा पीटी करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एक में 7, 3 बचा, 3×5 = 35, तो 7×5 = 35, ये 1.5 आ गया। अब देखिए फाइनल क्या बचा, 4×22 1.5 गुणे 10.5। देखिए हमें कैसे इसको सॉल्व करना है ताकि टाइम ना लगे। 22×4 = 88, ये तो सबको पता है, यहाँ तक नॉर्मल है। 22×4 = 88, 88 गुणे 1.5 1.5, मतलब 88 का 88 और इसके का आधा, 1.5 गुना वही होता है ना, एक पूरा भाग और फिर एक आधा भाग। तो 28 का 44 इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8×4 = 12, 2, 8×4 = 12 और 1 13, 132। यहाँ तक आप गुणा की 132 आ गया। अब बचा 10.5। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे? 10.5, अगर हम इसका 10 गुना कर देते हैं तो आप कहेंगे 1320 हो जाएगा। बिल्कुल, 10.5 यानी 132 जो पहले था इसका आधा कर दीजिए। 132 का आधा कितना होता है? आप कहेंगे 66। अब इसको ऐड कीजिए, 6 का 6, 6×2 = 8 और 3 का 3 1, 1386, ऑप्शन थर्ड। देखिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जिससे आपका कैलकुलेशन लंबा ना हो। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए आपको बाटा गुड़े भागा नहीं करना है। ये 500 रुपये, ये हमें ये 100% की वैल्यू है। ओके, हमें 26% की वैल्यू पूछा है, तो आप बताइए जब 500 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप मुँह जवानी कहेंगे 5 हो जाएगी। ये 26% लाभ, यदि 26% ज़्यादा तो 1% की वैल्यू 5 थी, तो 26% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 26 का 5 में गुणा कर देंगे। गुणा भी नहीं कीजिए, 25 लीजिए, 25×5 = 125, अब एक बचा ना, 1×5 = 5, तो 26×5 आपका कितना हो जाएगा? 25×5 = 125 और ये 130। ओके, 5×6 = 30, हासिल 3 बचा, 5×2 = 10, 3 13, 130 हुआ ना। तो 500 में 130 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 630। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप ऐसे लिखने जाएंगे तो भाई टाइम लगेगा। भाई एग्जाम में मेन खेल टाइमिंग का है, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बात वही हुआ, 126 × 5, बात वही हुआ। इसको माइंड कैलकुलेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 36 और 42 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे B² / ए है आपकी, और 42 क्या है? ये आप कहेंगे ये बी है, तो B² यानी 42, ओके, गुणे 42, आपका B² हो गया ना, बटा ए यानी 36। इसी को हमें काटना पीटना है, नॉर्मल था। 6 से काटिए, 6×6 = 36, 6×7 = 42, फिर 6 से काटिए, 6×7 = 42, 7×7 = 49, ऑप्शन डी। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अशोक के पास 1612 रुपये हैं, उसने इसे अपने बेटों राज और वरुण में बांट दिया और उन्हें 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान राशि मिली। अच्छा भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक भाई को 15 साल बाद पैसा मिले और एक भाई को 16 वर्षों के बाद मिले और दोनों को समान राशि मिले? भाई इसको कम समय के लिए मिल रहा है तो कम पैसे मिलेगा ना, और इसको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको ज़्यादा पैसे दिया गया था और इसको कम पैसे दिया गया था, तब जाके बराबर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रैक्शन कितना दिया है, मतलब दर कितना दिया है? 8%। 8% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 2/25 होती है, मतलब पहले 25 रुपये था, अब 2 रुपये उस पर ब्याज मिला तो अब 27 रुपये हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो देखिए कौन दो लोग हैं? आप कहेंगे राज और वरुण, ये राज हो गए और ये आपके वरुण हो गए। ओके, राज को कितने वर्षों के बाद? 15 वर्षों के बाद, 15, और वरुण को 16 वर्षों के बाद। अब देखिए दोनों लोग को समान राशि मिल रही है, इनको 15 साल के लिए, इनको 16 साल के लिए। तो एक काम करेंगे हम, 8% की फ्रैक्शन कितनी आई थी? आप कहेंगे 2/25 यानी 25 की राशि 27 हो गई थी, तो आप इनको 27 रुपये दीजिए और इनको 25 रुपये। ऐसा क्यों?
भाई इनको कम समय के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा रुपए दो, इनको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तब कम रुपए दे, तभी तो जाके समान राशि मिलेगी। ओके, आप कहेंगे टोटल रुपए कितना है, आप कहेंगे 1612, ये 1612। ओके, ये कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये इसी की वैल्यू है। 25 और 27 कितना होता है, आप कहेंगे 52, तो ये 52 की ही वैल्यू होती है। बस छोटा सा इतना ही सेल कैलकुलेशन है, ये जो समझाने के लिए है। किसका पूछ रहे, अशोक ने राज को कितनी राशि दी, राज को कितनी राशि मिली, 27, तो आप 27 से गुणा कर देंगे। ओके, तो आपका यही फाइनल आंसर है, बस इसको कटपीट करना है। कितना बढ़ जाएगा, 50 तिया 150, 3 बार आराम से चला जाएगा। इस बार 3 बार लेके जाते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 50 तिया 150 और 2 तिया 6, 156, 5 बचा, 5 2 52, 52 एक बार और चला जाएगा 31। अब 31 गुणे 27 आपको बताना है। ओके, 7 एकम 7, इकाई अंक 2 में है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके, हमें बताना है कितना होगा। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये 27 ना हो आप इसको 20 ही कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो आप 31 गुणे 20 कितना होता है, आप कहेंगे 620, और बचा 7 अभी बाकी है। अभी 31 का 7 में गुणा कर रहे हैं, तो आप बताइए 620 ऐसा ही है क्या, ये 687 दिया है क्या, 31 का 7 में गुणा करेंगे तो बस 30 ही 40 आएगा, नहीं 600 से ज़्यादा आएगा, 700 से ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये सरलीकरण है। तो देखिए हम सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। सबसे छोटा कोष्टक यहाँ पे 63 भागा 9, 9 से 63 में जब भाग देंगे तो कितने बार मिल जाएगा, आप कहेंगे 9 सत्ते 63, 7 बार में कट गया, कट गया। आगे देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक है, 9 में से 5 जाकर कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 बचेगा, 4। ओके, नीचे 4 है, 4 से 4 पूर्णतः कट जाएगा। अब क्या बचा, 11 बस बचा। इसको पहले सोल्व कीजिए। 96 में 8 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 12 बटे 96, तो 12 बढ़ जाएगा। और 12 प्लस 11, ये 12 बार में गया ना, और ये प्लस 11 है, तो 12 और 11 कितना होता है, आप कहेंगे 23 होता है। भाई ऑप्शन ऑप्शन लगता है मैंने लिखना भूल गया, इसको कैलकुलेट कीजिए। 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन ये 9 से 63, 60 बचा, 9 में से 5 के 4, 4 से 4 कट गया, 12 बटे 96, 12, 12 गुणे 11 प्लस 11, 12 23, 7 त्रिक 21 2, 7 दूनी 14 2 16, ऑप्शन 161 सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में हमेशा चाल जुड़ जाती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है। ओके, तो हमें दूसरे ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखिए 2 ट्रेनें हैं, एक इधर जा रही है, एक मतलब एक वेस्ट की तरफ जा रही है, एक ईस्ट की तरफ जा रही है। ओके, एक की लंबाई 500 मीटर है और दूसरे की हमें बतानी है, ये एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर देती है। ओके, तो हमें दूरी बताना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, आप कहेंगे चाल गुणे समय। आप कहेंगे चाल कितना है, एक की ट्रेन 50 है और दूसरी की स्पीड कितनी है, 110 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। चाल बराबर दूरी बटा समय, सॉरी दूरी हमें निकालना है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ये चाल हो गया। ओके, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं। ओके, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब हमें समय बताना है, समय 12 सेकंड है। हमने 5/18 से क्यों किया, क्योंकि 12 सेकंड पहले से दिए हम, और मीटर में भी आंसर पूछा है, तो इसलिए हम इसको पूरे को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको बस कटपीट करना है, 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 दूना 12। ओके, अब दशमलव में आ रहा है, तो देखिए 5 दूना 10, ये 2 और ये 5 है ना, तो 5 दूना 10, और 160 का जब 10 में गुणा करेंगे तो आपको पता है कि 1600 आएगा, बस एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको 3 से भाग कर देना है, 3 से भाग कीजिए, तितली के 9, 3 चौक 12। भाई कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, 1 सेकेंड, नहीं कोई गलत नहीं हुआ है। अभी हम दूरी निकल रहे हैं, जब दूरी निकल जाएगा तो उसमें से एक ट्रेन की लंबाई घटाएंगे तभी तो दूसरी की आएगी, तो इसको भाग कीजिए आप। तो आप भाग करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 से काटिए, तो आप कहेंगे 3 पच्चे 15, एक बचा है, एक 10, एक और ये 0 10, तो फिर 3 बढ़ जाएगा, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा, तो 1 0 10, तो 3 तिहाई 9 और 0.33 तक होगा। ओके, तो पहले ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये दोनों ट्रेनों का योग है, तो 533.3 में से 500 जब जाएगा तो आपको बचेगा 33.3
तीन तीन, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है क्योंकि हमें सामने वाले को समझाना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मनोज के पास 1224 रुपये है। पिछले सवाल को कॉपी किया है, क्वेश्चन रिपीट है। उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल में बांट दिया। उन्हें 4% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर सालाना निवेश करने को कहा। यह देखा कि आनंद और अनिल को क्रमशः 17 और 18 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त होती है। अनिल को मनोज ने कितनी धनराशि दी थी? दो लोग हैं, कौन? आनंद और अनिल। तो देखिए ए से दोनों है तो ए नहीं लिखेंगे, आनंद, डी से आनंद और एल से अनिल। इनको 17 और 18 वर्षों के बाद पैसा मिलता है, 17-18, और बराबर राशि मिलता है। इसका मतलब इसको हम ज़्यादा देंगे, इसको कम देंगे। 4% है, 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है। मतलब 1 रुपये पर हमें एक 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी 25 रुपये पर 1 रुपये हमको ब्याज मिलता है, यानी 26 रुपये। तो हम इनको 26 रुपये देंगे और इनको हम 25 रुपये देंगे, तभी तो भाई बराबर राशि मिलेगी। टोटल कितना है? आप कहेंगे 1224 रुपये। ओके, 1224, ये इसी की वैल्यू होती है। तो 25, 26, 51। किसका पूछा है? तो आप कहेंगे अनिल ने मनोज को कितनी धनराशि दी? आनंद और अनिल को मनोज, क्या हो गया भाई? अनिल को मनोज ने, अच्छा अनिल का एल का पूछा है, ये 25, मैं कंफ्यूज हो गया था। 25 ये इसके बारे में पूछे, अनिल के बारे में पूछे, ठीक। अब इसको हम काट पीट करेंगे। तो देखिए 51 से 1224 कितनी बार में कट जाएगा? ओके, अब देख सकते हैं 25 से 624 तो कटेगा नहीं, 724 कटेगा नहीं, या तो 450 होगा या 600 होगा। ओके, तो 51 से हम इसको काटे तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएंगे तो 102, 2 बार में लगे तो 51 दूना 102, 122 में से 102 जाएगा तो आपका 20 बचेगा। ओके, 20 और ये 4, 204। 51 से अब इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा भाई, 50 चौके 200 और ये 4, तो 24 गुणे 25। ओके, 24 गुणे 25, तो अगर हम इसको 20 माने तो 25, 250 और 500 और एक 600। ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। 25 का जब 24 में गुणा करेंगे तो आपका 600 आएगा। ओके, गुणा कैसे करेंगे? 4 को साइड में रख दीजिए तो कितना बचेगा? 20। 25 गुणे 20 कितना होता है? आप कहेंगे 500, बचा 4 था ना, 25 का 4 में गुणा कीजिए 100, यानी 500 और एक 600, ऑप्शन डी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गोपाल 152 कुर्सियां बेचता है और उसे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए ऐसे सवाल ये बहुत आसान होते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। तो गोपाल 152 कुर्सियां बेचता है, इसमें लाभ हो रहा है कि हानि? आप कहेंगे लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ का सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। ओके, लाभ कितना है? आप कहेंगे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 76। ओके, एसपी लाभ है, ये एसपी है। ओके, 5 नहीं पढ़ लीजिएगा। 76 विक्रय मूल्य, कितना विक्रय मूल्य है? तो आप कहेंगे देखिए लाभ कितना था? आप कहेंगे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, तो लाभ के बराबर ये लिखेंगे। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 152 कुर्सी बेचता है तो 152। ओके, ये भी एसपी है। ओके, माइनस सीपी, कितना खरीदा था? आप एक बात बताइए, 152 कुर्सी बेचा है तो भाई 152 कुर्सी ही ना खरीदा होगा, जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो आप कहेंगे 152 सीपी। ये लॉन्ग मेथड नहीं, इसे माइंड कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, इसको तो लिखना ही नहीं है, बस इतना ही लिखना है। अब एसपी को एक जगह कर दीजिए और सीपी को एक जगह, तो 152 है और ये 76 है। आप किधर से भी किधर से कर सकते हैं, लोग इधर से इधर करते हैं, इधर से इधर, बात वही होती है। ओके, तो जब 76 में से 152 जाएगा, 152 में से आप 76 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 152 और ये 76, तो आप कहेंगे ये 76 का डबल होता है क्या? 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, हाँ, तो इसका डबल होता है। तो आप कहेंगे 76 एसपी ही बचा, 76 एसपी। ओके, विक्रय मूल्य, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे, बस ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। इधर बचा 152 सीपी। ओके, अब देखिए एसपी बराबर, मैं लॉन्ग में कर रहा हूँ, मतलब बस समझाने के लिए। एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी लेंगे कि एसपी बराबर इतने, आप डायरेक्ट कर दिए होते। एसपी कितना है तो इधर के इधर हो जाते, इधर के इधर, तो आप कहेंगे एसपी 152 है। ओके, और सीपी कितना है? 76 हो जाएगा। तो आप बताइए 76 का सामान 152 में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ? तो आप कहेंगे कि भाई 152 76 का दुगुना है, 7 दूना 14, 140 और 6 दूना 12, 52, यानी
100% का प्रॉफिट हुआ उस बंदे को। ऑप्शन ए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये लॉन्ग नहीं था, आपको ये लिखना नहीं है, बस आप इतना अधिक से अधिक लिख सकते थे। इसको जब माइनस करते तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते, यानी एक लाइन और दो लाइन का ही ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। दो संख्याएं x और 4x और उनका मध्यानुपाती इतना है, x ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को देख के डर गए थे। मध्यानुपाती पूछे, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे रूट ए बी, ये a है और 4x b है। ओके, रूट ए बी फार्मूला आपको पता है, तो देखिए रूट ए और बी, ए की वैल्यू x है, x, ओके, बी की वैल्यू 4x है, ओके, इक्वल टू इतना दिया है, इक्वल टू इतना दिया। भाई हम इतना क्या ही लिखे, इसका मतलब सिंपल समझ लीजिए, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इसका जब आपस में गुणा होगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 4x का जब x में गुणा होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। रूट में है, 4x स्क्वायर में जब रूट में है तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर में से 1 बाहर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2x बाहर आ गया। ओके, 2x की वैल्यू इतनी है, 4 5 6 इतनी है, ये है ठीक। तो जब 2 से हम भाग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 से इसमें भाग कीजिए। ओके, लास्ट में 6, या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा। 8 सब में दिया है, यहाँ भी दिया है, तो भाई हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 से भाग कीजिए, 2 दूनी के 4, 5, 2 दूनी के 4, 1 बचा, 1 6 16, 2 8 16, 9, 2 चौके 8, 17 हो गया, 2 9 8, सॉरी 2 8 16 होगा, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16। तो देखिए 22 84 88, 22 22 84 48, 22 22 84 88, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी डरना नहीं है, आप उसको सॉल्व कीजिए, 2 ही लाइन कीजिए, लेकिन कीजिए लास्ट में, शुरू में वहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, टाइम चला जाएगा। जो क्वेश्चन है उसे लास्ट में देखिए। देखिए जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय यानी खर्च 28,312 रुपये, 32,252 रुपये, 25,012 रुपये और 33,050 रुपये था। इन 4 महीनों के दौरान उसका औसत व्यय कितना है, तो देखिए 27,000, 30,000, 29,000, 28,000, 28 32 25 33। ओके, अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, ये तो चारों को हम जोड़ें और उसको बाद 4 से भाग करें, या फिर हम एक डिजिट को मानते हैं औसत और इनमें से डिफरेंट निकालते हैं, फिर गुणा करते हैं कितना कम बेसी, तो बात वही हो जाती है। इससे अच्छा हम चारों को जोड़ देते हैं, तो आप जोड़िए। ओके, तो देखिए 0 2 2 2 2 4 4 2 6। ओके, तो ये हो जाएगा 6। दूसरा देखिए 1, मतलब ये हो गया, ये हो गया, हाँ वैसे करते चलो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ग्लिच हो जाता है। ओके, सेकंड क्या है, 1 1 5 6, 6 1 7 और 7 ये 0, तो ये 7 ही हो रहेगा। ओके, 3 2 5 0, 5 5 10, 10 के 0 हासिल, 1 8 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 के 9 हासिल, 1 2 2 3 5, 5 2 7 और 7 3 10, 10 1 11। आप उस मेथड से बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम मेथड कोई एक औसत नहीं मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 30,000 मान लिए, उसके बाद देखते हैं कि कितना कम है, कम को लिखते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं उसको लिखते हैं, फिर जितना आता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो आता है इसमें से घटा बढ़ाते हैं, तो भी बात वही पड़ जाती है। वो हम पता है कहाँ करते हैं, जैसे पूर्ण में दिया हो, जैसे 20 30 दिया हो तो हम उसको फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइनस करने में भी टाइम लग जाएगा, इसलिए उस मेथड को हम नहीं करेंगे। 4 लोग थे ना, 4 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए कितनी बढ़ जाएगा, 4 दूनी, ओके हम डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 9 39, 4 9 36, 3 बचा, 3 0 30, 4 सते 28, 28 2 बचा, 2 7 27, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 3 बचा, 3 6 36, 4 9 36। ओके, 29,769, 29,769 ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन सामान्य दिशा में समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 160 सेकंड में पार करती है। यदि तेज
चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है, तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है? देखिए, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलें तो चाल को आप जोड़ देंगे, लेकिन जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलें तो आप चाल को माइनस कर देंगे। ओके, आप इतना याद रखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? लंबाई यानी दूरी पूछा है। दूरी बराबर कितना होता है? आप कहेंगे चाल गुणे समय। तो देखिए, आंसर हमें मीटर में पूछा है, मतलब हम मीटर में ही हम सब कन्वर्ट कर देंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? आप कहेंगे एक का 75 है, दूसरे का 30 है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस होता है, तो 75 में से 30 जाएगा, आप कहेंगे 45 होगा। ओके, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमसे आंसर मीटर में पूछा है तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। समय, दूरी पूछा था, दूरी बराबर चाल, ये हो गया, गुणे समय। समय क्या है? 108 सेकंड है, 108 सेकंड। अब इसको काट पीट करना है। ओके, तो भाई 9 से करते हैं, 9 दूनी 18, मुझे ज़्यादा पहाड़ा याद नहीं है, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम यानी 9, एक बचा, 1 8 18, तो 9 दूनी 18, फिर 2 से काटे तो 2 छक्का, यानी 18 छक्का 108 होता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होगा, 6 × 5 × 45 है। ओके, हम 6 × 5 पहले करते तो 5 6 30 होता है, जीरो को आप साइड कर दीजिए, 3 बचा ना। अब 45 तिहाई कितना होता है? तो आप कहेंगे 45 दूना 90 होता है, सबको पता है। और 90 में 45 जोड़ दो तो आप कहेंगे, 90 में हम 45 जोड़ेंगे तो 135 होगा, 1350। 1 सेकेंड। कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ये 6 दूना 12 नहीं होता, ये 6 9 से कटा है ना। 1 सेकेंड। हम पूरी दूरी निकाल रहे हैं, हम दोनों ट्रेन की लंबाई निकाल रहे हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, तो हम पहले ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो दूसरी की आ जाएगी। ओके, हम पहले अगर बस दूसरी की निकालते तो इसमें माइनस करना पड़ता, तो कैलकुलेशन लंबा हो जाता, तो हम दोनों की निकाल रहे हैं, अपना कैलकुलेशन सही है। तो देखिए 6 5 30, 30 है यार, जीरो को साइड कर दीजिए, बचा कितना? 3। 45 थे, 45 दूना 90, 90 में 45 जुड़ दो तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 135, और वो जो जीरो हटाए थे लगा दो, 1350 हो गया। ओके, पहले ट्रेन की लंबाई 950 है और दोनों ट्रेन की लंबाई 1350 है, तो 1350 में से 950 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 400, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई 400 है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन, भाई कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, रमन की आय 75,400 रुपये है, वह अपनी आय का 23% बचाता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत ज्ञात कितनी होगी? तो देखिए, इसके दो टाइप हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अंक जीरो में कोई नहीं है, ठीक है, जीरो में बस एक ही है, मतलब ये काटने पीटने पर कन्फर्म है कि दशमलव में जाएगा, लास्ट में जीरो से सब गुणा होगा तो ये पूर्ण संख्या बनेगी। आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट 75,400 मानिए, फिर उसका 23% निकालिए, फिर जो आता है फिर 27% की वृद्धि कीजिए, ऐसे लॉन्ग हो सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप 100 मान सकते हैं। ओके, उसमें 23% बचाता है, 23% बचाता है, मतलब खर्च कितना हो गया? आप कहेंगे 67% खर्च हो गया, बचा कितना? आप कहेंगे 23 रुपये बचा। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 50% की वृद्धि होती है, भाई कैसे भी करो क्वेश्चन दशमलव में तो जाना ही है। 75,400 करें तो भी जाना है, ऐसे करें तो ऐसे तो तगड़ा वाला जाएगा, तो हम उसी मेथड से चलते हैं। रमन की आय 75,400 रुपये है। ओके, भाई ये वाला क्वेश्चन आप जानते हैं कि बड़ा नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसे। 75, वो अपनी आय का 23% बचाता है, तो भाई कितना खर्च करता है? आप कहेंगे 67% खर्च करता है। अब इसका सर्च, रुकिए कोई सोल्यूशन खोजता हूँ। तो देखिए, कोई भी रास्ता नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा लेकिन कुछ मिला नहीं। रमन की आय कितना है? आप कहेंगे 75,400। ओके, लेकिन यह कि डबल जीरो दिया है तो हम ये देखिए, ये 100% की वैल्यू है ना, तो 754 1% की वैल्यू हो जाएगी, हम यहीं से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, वह अपनी आय का 23% बचाता है, जब 23% बचाता है तो कितने खर्च करता है? आप कहेंगे 67% खर्च करता है। ओके, तो हम यहाँ पे खपत लिखेंगे, ये 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू 754, और हमें 67% की वैल्यू बतानी है, तो हम जब इसका 754 का 67 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 50,518 रुपये। ओके, मैंने कैलकुलेटर से किया है। ओके, क्योंकि जानते हैं इतना छोटा स्क्रीन पे मैं इतना बड़ा कैलकुलेटर नहीं कर सकता, आपको
एग्जाम में पेपर पे कर लेंगे। 50,518, ओके। तो जब ये बचाइए, जब 75,400 में से आप 50,518 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे कि आपका 1 सेकेंड, कहाँ गया भाई, 24,882 रुपये बचा, ओके। भाई कोई ऑप्शन नहीं है भाई, करना ही पड़ेगा। 1 सेकेंड, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप कहेंगे 24,882 रुपया, 24,800 इतना हो गया। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, 1% की वैल्यू 754 है। अब 754 का 27 में गुणा कीजिए और प्लस इसको ऐड कर दीजिए, या डायरेक्ट आप 127 का ही इसमें गुणा कीजिए, आपके ऊपर है। तो टोटल कितना था? आप कहेंगे 75,400 रुपये, ओके। 1 सेकेंड, 75,400 रुपये, इसका हमें बताना है कितना, 27% इंक्रीज करना है, 27%। तो 127, आप कहेंगे 95,700। भाई मैं खुद कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ? मुझे समझाना, एग्जाम में रहता तो मैं कैलकुलेट नहीं, उसको कैलकुलेट करता, लेकिन इतने छोटी स्क्रीन पे आप कहाँ किया जाए, आप ही बताइए। 75,758 रुपये, ओके। अब ये देखिए, ये खपत है, आगे क्या बोल रहा है? यदि उसके व्यय में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी जो 50,518 रुपये है, इसमें कितने की वृद्धि होती है? 50% की, ओके। तो हम 50% की इसमें वृद्धि करेंगे। 1 सेकेंड, तो आप कहेंगे 75,777। मैं चाहता तो स्टॉप करके भी कर सकता था, लेकिन नहीं भाई, मैं भी एसएससी के ही छात्र हूँ, मैं भी भाई आप भी देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। 75,777 रुपये, ओके। तो उसकी बचत कितनी होगी, ओके। भाई हमने क्या किया ये, अच्छा ये 75,758, ये 75,778 है। 75,758, 75,700, ये इतना कैसे आएगा भाई? 1 सेकेंड, क्वेश्चन को शुरू से देखिए। मैंने क्वेश्चन में बहुत कुछ गलतियां बताई है, मेरा दिमाग पता नहीं क्या था, मैंने इसको इसमें इस क्वेश्चन में घटा, मतलब उल्टा सीधा मैंने बोला था। क्वेश्चन को शुरू से देखते हैं। रमन की आय 75,400 रुपये, ये रही रमन की आय 75,400 रुपये, ओके। ये 75,400 हो गई। वह अपनी आय का 23% बचाता है। 100 में से जब 23% जाएगा तो 87 होगा, नहीं सॉरी 77 होगा, मैंने 67 बोल दिया था गलती से। तो 77% बचाता है, ओके। तो 77% कितनी वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे ये 100% की वैल्यू है। 100 में डबल जीरो होता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 754 एक की वैल्यू है। हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया। तो हम 754 को 77 से गुणा जब करेंगे तो आपका 58,058 रुपये आएगा। कॉपी में आराम से हो सकता था, पेपर में ये ज़्यादा टाइम नहीं है, अधिक से अधिक आपका 90 सेकंड लगता, ओके। इतना हो गया। अब फिर ये जो 58,058 रुपया, इसको हम इसमें से घटा देंगे तो आपकी बचत आ गई। ये आय है, ये खर्च है और ये बचत है, ओके। आगे देखिए क्या क्या है। यदि उनकी आय में 27% की वृद्धि होती है, टोटल पैसा आपका 75,400 रुपये था, 1% की वैल्यू 754 है। तो आप क्या कीजिए, 754 का आप सीधा 127 में गुणा कर दीजिए, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 सेकंड। उसके बाद आपका आ जाएगा 95,758 रुपये, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, व्यय में 50% की वृद्धि होती है। टोटल व्यय ये है, इसमें 50% की वृद्धि करना है, मतलब इसको 2 से भाग कीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए। भाई 50% की वृद्धि मतलब वही ना, 2 था, अब 50% की वृद्धि होगी 3 हो गया। आप इसको पहले 2 से भाग करके 3 से गुणा कर दीजिए, सबसे आसान तरीका। आप 3 से गुणा कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, इसमें दशमलव भी नहीं जाने का खतरा रहता है। इतना आ गया ना। उसके बाद इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो जब हम घटाएंगे तो हमारा बचत आ गया, इतना सब आ गया ना। आप क्या पूछ रहे, तो उसकी बचत कितनी होगी? पहले 17,342 रुपये थी, अब 8,671 रुपये, यानी 8,671 रुपये की कमी हो गई। ये इसका डबल होता है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दी और सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैंने इसमें बोला था, उस समय मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 16+10/5 - 2 × 4। सबसे पहले हम भाग करते हैं, 5 से 10 में भाग करेंगे तो आप कहेंगे 2 बार में ये खत्म हो जाएगा, ओके, 2 बार में।
आगे क्या है माइनस, 4 दूनी 8, भाग के बाद गुणा करते हैं, 8 है क्या, ये प्लस का 16 है। देखिए ये प्लस में है दोनों, तो 16 और 2 18, 18 में से 8 जाएगा, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या कहता है, मोहन, राम और अनवर। तो आप कहेंगे मोहन प्लस राम प्लस अनवर का औसत वजन कितना है, आप कहेंगे 46। ये 3 लोग हैं ना, तो 46 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36 18 और 4 3 12 1 13, 138 किलोग्राम है। यदि महेश महेश और राम राम का औसत वजन 39 किलोग्राम है, 39 है ना, 2 लोग हैं तो डबल कीजिए, आप कहेंगे 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 एक साथ 78 किलोग्राम आ गया। ओके, आगे कह रहा है राम और अनवर, ओके, का औसत वजन 49 किलोग्राम है, तो 2 लोग हैं तो उनका डबल कीजिए, आप कहेंगे कितना होगा, 49 दूना 98 हो गया। हमसे क्या पूछा है, तो राम का वजन बताना है हमें, राम का वजन, तो राम का वजन बनाए बताना। ओके, राम का हमें बताना है, तो देखिए आप क्या करेंगे, ये 3 लोगों का है, इसमें एम और आर का दिया है, ए का नहीं दिया है। अगर इसमें से हम ए को घटा देते हैं तो हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, तो 138 में से 78 घटाइए, कन्फ्यूजन ना हो, 8 आप दोनों में से हटा दीजिए, 130 हुआ ना, ये 70 हुआ, 130 में से 70 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, आप कहेंगे 60 बचेगा, आप कहेंगे ए की वैल्यू 60 आ गई। हमसे आर का वैल्यू पूछा है, आप ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू है 60 है और यहाँ आर प्लस ए की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू घटा देंगे तो आर की आ जाएगी, तो 98 में से जब हम 60 घटाएंगे तो आप कितना आएगा, आप कहेंगे 38 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सरलीकरण। सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। 27 तिहाई कितना होता है, आप कहेंगे 7 तिरके 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 और हासिल 2 8, 27 तिहाई 81। ओके, ये गुणा है गुणा। अब यहाँ पे देखिए छोटे कोष्टक को पहले 19 में से 15 जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। ओके, 3 का 3 में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आपका 17 क्या कहता है, 5 वर्षों की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन पर साधारण ब्याज 338 रुपये, मूलधन कितना है, 5 वर्षों की अवधि के लिए 9% की दर से एक मूलधन पर साधारण ब्याज इतना है, देखिए 378 रुपये है। ओके, 5% दर है और 5% के लिए, सॉरी यार, 5 वर्ष के लिए और 9% इसकी दर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 45, यानी ये 45% ब्याज है। क्वेश्चन बोला है 378 रुपये, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 45% है, मूलधन पूछा है, मूलधन होता है 100%, यही है ना भाई। ट्रैक्टर आ गया था भाई, मेरे गांव में ट्रैक्टर बहुत आते हैं, वो इस प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसको जब इसको काट पीट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 45 दूना 90 और 9 अट्ठे 72, 9 चौके 36। देखिए ये 45 है ना, इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, 90 हो जाएगा, 9 चौके 36, 360, यानी 8 बार के पास, 45 से गुणा करेंगे तो 8 बार के पास, 9 से गुणा करेंगे तो 4 बार के पास, तो 45 का डबल किए थे 9, 9 चौके 36 यानी 8 बार। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 बार जाएगा, तो 45 बटे कितना हो जाएगा, 9, 9 चौके 6, 360 हो जाएगा, बचेगा कितना, 18। ओके, 18, एक जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे तो 45 चौके 180, 4 और ये एक जीरो लग जाएगा, 840। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बस इसी को कैलकुलेट करना था, अपने सोचने के नज़रिए के ऊपर है कि हम कैसे कैलकुलेट करें कि टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 378 है तो दूसरी संख्या, फॉर्मूला आपको पता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ओके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ओके, एलसीएफ और एचसीएफ दिया है, उनमें एक संख्या भी दिया है, तो देखिए एलसीएफ कितना है, इतना है, एचसीएफ इतना है, उसमें से पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, तो देखिए इससे हम डायरेक्ट कटा देते हैं, तो 54 किसको काटेगा, 378 को कौन काटेगा, आप देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है, 4 1 5 8, ये एलसीएफ है, एचसीएफ 54 है। ओके, और ये पहली संख्या 378 है, इसको हम कैसे काटें, 5 4 9, 7 3 10 18, 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ओके, हम पहले 9 से ही काट लेते हैं, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, एक बचा, 1 8 18, 9 दूनी 18,
9 6 के 54 और 6 से ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक, 7 से इसको काटिए, आप कहेंगे 7 पच्चे 35, 5 से तो वही किया भाई, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देख लेते हैं सही है ना। 7 पच्चे 35, 6 बचा, 6 5 65, तो 7 9 63, 2 बचा 2 8 28, 7 चौक 28 सही है, 594। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि x का 2% 276 है तो x का मान, देखिए ये 276 कितने की वैल्यू है, आप कहेंगे 2 की वैल्यू है, हमें कितने की बताना है, x की, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। ओके, तो देखिए 2 से बस कर दीजिए, 2 एकम में 2, 2 3 6 और 2 8 16, 138 और ये डबल जीरो, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन 40 मिनट में। खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूट दी गई है। एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है। खाद्य पदार्थ का बिल, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। आप मान लीजिए 100 है, 100 रुपये, 100 रुपये पे पहले 30% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप कहेंगे कि भाई 100 70 रुपये, यानी 100 रुपये पे 30% डिस्काउंट मिला तो आपको 70 रुपये देना है। ओके, अब बोल रहे 70 रुपये पर फिर 20% की डिस्काउंट मिलती है, आप कहेंगे 70 रुपये पे 20% की डिस्काउंट मिलती है। 70, देखिए 20, 100 का 2 मतलब क्या बोले भाई, 70 है, 10% की वैल्यू 7 होगी, 20% की वैल्यू 14 रुपये होगी, तो 70 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे 56 रुपये होगा। तो जो 840 रुपये है ये आपकी 56 रुपये की वैल्यू होगी। हमें 100 की वैल्यू बतानी है। ओके, तो 7 से काटे तो 7 बटे 56, 7 से काटे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 300, 300 में से 1.5 से काटे तो 150, ऑप्शन ये आपका 1500 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में होगा। देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कन्फ्यूजन हुआ होगा। 100 है, 30% और 20% की, मतलब पहले 5 रुपये इसका दाम था, अब 30% की छूट मिले। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, इसका दाम कितना था पहले, आप कहेंगे 10 रुपये था, 30% की छूट मिला तो 7 रुपये हो गया, फिर 20% की छूट यानी 5 रुपये का छूट, 5 रुपये था, अब इसका दाम 4 रुपये हो गया, इसके लिए 840 रुपये हुआ। इसी को तो बस कैलकुलेट करना था यार। ओके, तो आप कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये जीरो से ये जीरो कट गया, 7 चौक 28 और ये 5 84 बचे, 5 चौक 20, 2 8 5 40, 2 42 और 7 चौक 28। भाई मैंने क्या कर दिया, 7 चौक 28, 7 छक 42, 4 का करेंगे तो ये 15 बार में, और वो डबल जीरो। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, शॉर्टकट से मैंने ये किया था। तो देखिए आपको एग्जाम में मैथ में मेन टाइमिंग बताना है, टाइमिंग बचाना है, क्योंकि अगर आप टाइमिंग बचाएं तभी हुआ। देखिए थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद तो मुझे कम है कि शायद कोई लास्ट तक बचाओ, अगर कोई बचा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है। ओके, कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर सभी एग्जाम का PYQ वीडियो देखने को मिलेगा। एग्जाम में PYQ बहुत बड़ा रोल करता है। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। ऐसे ही PYQ वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, प्रेजेंट टाइम में ये बस 4 सब्जेक्ट चल रही हैं आपकी, आगे कुछ सब्जेक्ट जुड़ सकता है जैसे कंप्यूटर, वो आगे काम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बात बता दूं, आज की क्लास 8वीं थी। ओके, आपको पता है कि 10 तारीख से CHSL का एग्जाम स्टार्ट होगा, किसी तरह 20 तारीख तक या कब तक भी चलेगा। ओके, तो इस महीने में तो SSC की संभावना है नहीं। अगर एक SSC कराएगा भी तो महीने के लास्ट में कराएगा, यानी मई के शुरू में कराएगा। आज तारीख है 2 तारीख, 3 तारीख है आज, हाँ 3 तारीख है, 27 दिन बचा है। टोटल 42 शिफ्ट हुआ था, 28 मतलब 8 आज हम कर चुके हैं, तो बचा कितना, आप कहेंगे 34। 27 दिन कम से कम है एग्जाम स्टार्ट होने में, उसके बाद कितना भी लेट हो सकता है, यानी मिनिमम हमारे पास 27 दिन है, अधिक से अधिक कितना भी है। तो हम डेली एक एक वीडियो भी देखें तो हम एग्जाम से पहले हम पूरे PYQ को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।